हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रूटफुल क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2। पिछले वीडियो में पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे, जो हमने सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन तक देख लिया था। ये जो टॉपिक है यहाँ तक देख लिया था हमने। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ट्राइब्स कैसे रहते हैं, कुछ एनिमल्स हर्ट करते थे, कुछ हंटर्स और गैदरर्स थे, कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, और हमने चैप्टर का ओवरव्यू देखा कि चैप्टर है किस बारे में। तो अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप अभी जाके देख लीजिए। तो आज हमें स्टार्ट करना है हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ से। अब ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थी उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी थी ब्रिटिश रूल में। देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए थे। व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स। ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत से जो एरियाज थे वहाँ पे क्या होता था, जो ट्राइबल चीफ्स थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग होते थे। उनको एक इकोनॉमिक पावर वो एंजॉय करते थे, एक इकोनॉमिक पावर होती थी उनके पास, और ये राइट होता था कि वो एडमिनिस्टर कर सकें, कंट्रोल कर सकें उनकी टेरिटरीज़ को। बहुत से प्लेसेस में उनकी खुद की पुलिस होती थी और वो डिसाइड करते थे कि कैसे रूल करना है उस लैंड पे जो उनकी है, जो उनके क्लैन की है, जो उनके क्लस्टर की है। और फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी वही देखते थे। ब्रिटिश रूल के अंडर क्या हुआ, जो फंक्शंस और पावर्स थे ट्राइबल चीफ्स की वो पूरी तरीके से बदल गए। मतलब उनको ये अलाउ था कि वो अपने लैंड टाइटल्स और एक क्लस्टर जो उनका होता था विलेजेस का, उसके ऊपर अच्छे से मतलब अपना रेंट लगा सकते हैं। रेंट मतलब रेंट पे दे सकते हैं ज़मीन, मतलब अधिकार थे कुछ। बट क्या हुआ कि उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर खो दिया। पहले वो खुद से रूल बनाते थे, बट अब उन्हें उन रूल्स पे चलना पड़ता था जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। और ब्रिटिशर्स उनसे कहते थे कि आप अपने अपने क्लस्टर जो है, आपके विलेजेस के, या फिर जो आपका क्लैन है, उसको क्या कीजिए, डिसिप्लिन में रखिए। ठीक है, तो उनको ट्रिब्यूट भी पे करना पड़ता था। फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे टैक्स होता है एक तरीके से, वैसे ट्रिब्यूट पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। जैसे जो इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, एसेंशियल्स जो होते हैं। अब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ऑथोरिटी खो दी, जो उनको पहले वो एंजॉय करते थे, अपने राइट्स, अपनी इतनी मतलब अच्छी सी प्राइड थी उनकी। प्राइड तो अभी भी थी उनके लोगों के उसमें, उनके लोगों के बीच में उनका अभी भी सम्मान था, लेकिन वो जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी वो उन्होंने खो दी थी, और वो अपने ट्रेडिशनल फंक्शंस फॉलो नहीं कर पाते थे ब्रिटिश रूल के अंडर। अब इस फोटो पे एक बार नज़र डालते हैं। तो ये जो फोटो है इसमें क्या हो रहा है, एक ट्राइबल ग्रुप है, कौन सा, निशी ट्राइब्स हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक लॉग हाउस बना रहे हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं। तो जब ये लॉग हाउसेस बनते थे, लॉग हट्स बनते थे, तो पूरी जो विलेज होती थी, जो पूरा विलेज होता था, वो मदद करता था, या फिर कह सकते हैं कि ये लोग साथ में ही सारे काम करते थे। तो ये फिगर वो दिखा रहा है। व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। अब देखो, ब्रिटिश जो थे, मान लो कि पहले मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई घूम रहे हैं, तुम उनको जल्दी पकड़ पाओगे, या फिर जो बैठे हुए हैं उनको। तो यही बात थी इनकी कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे वो ऑलवेज एक मूव पे रहते थे, वो हमेशा मूव पे ही रहते थे। कभी यहाँ पे एग्रीकल्चर उनका चल रहा है, कहीं यहाँ पे कल्टीवेशन चल रहा है, बाद में वहाँ। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे ये बहुत ही अनकंफर्टेबल थे उनके साथ, क्योंकि ये रूल नहीं कर पाते थे, वो सेटल्ड नहीं होते थे। इसलिए इनका क्या मानना था कि जो इनको सेटल होने की ज़रूरत है, इनको सेटल्ड कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। हम पहले भी देख चुके हैं सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन में कि ब्रिटिशर्स उनको ज़्यादा सिविलाइज्ड मानते थे जो सेटल्ड कल्टीवेशन फॉलो करते थे, जैसे गोंड्स और सांथाल्स। ठीक है, अब उनको क्या, रेवेन्यू भी चाहिए होता था। क्या करते थे कि मान लो कि इतने तुम्हारी ज़मीन है, तुम किसी ट्राइब को ज़मीन दे दी और बोला कि ये तुम्हारी ज़मीन है। अब उसके हिसाब से वो रेवेन्यू लगाते थे। कुछ को लैंड ओनर्स बता देते थे, तो कुछ को टेनेंट्स बता देते थे। हमने चैप्टर 2 में भी देखा कि जो टेनेंट्स होते थे उनको रेंट पे करना पड़ता था लैंड ओनर को, और फिर क्या करते थे, लैंड ओनर्स रेवेन्यू पे करते थे स्टेट को।
तो इसलिए हमने देखा कि ब्रिटिशर्स को क्या कि सेटल्ड कल्टीवेटर्स जो थे मतलब उन पे रूल करने में ज़्यादा आसानी होती थी, ज़्यादा कंफर्टेबल होते थे वो। तो उनको क्या लगता था कि जो सेटल्ड कल्टीवेशन फॉलो करते हैं वो ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ मतलब उन्होंने क्या किया, बोला कि तुम सभी सेटल्ड कल्टीवेशन फॉलो करो। अब ब्रिटिशर्स के जो एफर्ट्स थे झुम कल्टीवेटर्स को सेटल करने के, उनको सेटल्ड कल्टीवेटर्स बनाने के लिए, वो उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। जो सेटल्ड प्लॉ कल्टीवेशन होती थी वो इजी नहीं होती थी उन एरियाज़ में जहाँ पे पानी कम हो, जहाँ पे सॉइल जो है वो सूखी सूखी सी हो। क्यों? क्योंकि देखो जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे एक जगह नहीं होगा कुछ तो फिर वो दूसरी जगह जाके कर सकते थे जहाँ पे पानी अवेलेबल है। बट अगर वो सेटल्ड कल्टीवेशन करेंगे तो फिर फॉरेस्ट में हर जगह हर कुछ अवेलेबल तो नहीं होता ना, इसलिए। तो उसके बाद क्या हुआ, जो झुम कल्टीवेटर्स जिन्होंने चलो ब्रिटिशर्स के बाद पे प्लॉ कल्टीवेशन करना शुरू किया था वो भी सफ़र करने लगे। बहुत बार उन्होंने सफ़र किया क्योंकि उनके जो फील्ड्स होते थे वो ज़्यादा अच्छे से यील्ड नहीं, जो ज़्यादा अच्छे क्रॉप्स होते हैं अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तो झुम कल्टीवेशंस जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के थे उन्होंने इंसिस्ट किया, उन्होंने ये बोला कि हमसे ये सेटल्ड कल्टीवेशन नहीं हो पाएगी, नहीं पार लगेगी, हम तो अपनी शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही करेंगे, हम अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के साथ ही कल्टीवेशन करेंगे। इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट जब देखा ब्रिटिशर्स ने तो उसको अल्टीमेटली अलाउ करना पड़ा कि हाँ ठीक है, तुम्हें मैंने राइट दे दिया, ट्राइबल्स को राइट मिल गया था कि वो अपनी शिफ्टिंग कल्टीवेशंस जो फॉरेस्ट के कुछ पार्ट्स होते हैं वहाँ पे कर सकें। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। अब जैसा हमने देखा जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी जो लाइफ है डायरेक्टली कहाँ से कनेक्टेड होती है, फॉरेस्ट से होती है। क्योंकि जितनी चीज़ें जैसे वो खाने के लिए भी जो लेते हैं वो फॉरेस्ट से लेते हैं, तो सारे एसेंशियल्स उनके फॉरेस्ट में होते हैं, इसलिए फॉरेस्ट इज़ एसेंशियल फॉर देम, उनके लिए एसेंशियल हुआ करता था। तो अब जब फॉरेस्ट लॉज में चेंज आएंगे तो ये जो इफेक्ट पड़ेगा ना ट्राइबल के लाइफ पर भी, ट्राइब्स के लाइफ पे भी पड़ेगा इम्पैक्ट, क्योंकि वो फॉरेस्ट से कनेक्टेड है और फॉरेस्ट के लॉज में चेंजेस आएंगे। और ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, अपना कंट्रोल जो है ना पूरा एक्सटेंड किया फॉरेस्ट के ऊपर और डिक्लेयर कर दिया कि जो फॉरेस्ट है वो स्टेट प्रॉपर्टी है। पहले क्या होता था कि वो जो फॉरेस्ट होता था वो उस फॉरेस्ट में जो ट्राइब रहता था उसकी प्रॉपर्टी होती थी, बट अब ब्रिटिशर्स ने क्या कह दिया, डिक्लेयर कर दिया कि अब ये जो फॉरेस्ट्स हैं वो स्टेट प्रॉपर्टी है। कुछ फॉरेस्ट्स को रिजर्व फॉरेस्ट भी क्लासिफाई कर दिया, जिसमें क्या होता था ब्रिटिश को जो भी टिम्बर चाहिए होते वो वहाँ से लेते थे। लेकिन इन फॉरेस्ट्स में उन लोगों को जो मतलब जो ट्राइब्स थे उनको फ्रीली मूव करने की इजाज़त नहीं थी, झुम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने का राइट नहीं था, फ्रूट्स कलेक्ट करने का या फिर एनिमल्स हंट करने का भी राइट नहीं दिया गया था। अब जो झुम कल्टीवेटर्स थे वो कैसे रहेंगे इस सिचुएशन में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। बहुत से लोगों को फोर्स किया गया कि तुम बाहर निकलो फॉरेस्ट से और अब मतलब वर्क को सर्च करो, अपना काम ढूंढ लो, क्योंकि फॉरेस्ट से अब तुम झुम कल्टीवेशन या फिर कुछ और कलेक्ट करके फ्रूट तो तुम अब नहीं खा पाओगे। तो वही बात है कि तुम ज़बरदस्ती कर रहे थे, जबरन क्या बोल रहे थे कि हाँ तुम अब जाओ काम ढूंढो, काम ढूंढ के अपना लाइवलीहुड चलाओ। मना कर दिया फॉरेस्ट में रहने से, फॉरेस्ट का कुछ भी यूज़ करने से। तो ब्रिटिशर्स को एक दिक्कत फेस करनी पड़ी। क्या थी भाई वो दिक्कत ये थी कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है अब उसको वो लेबर कहाँ से मिलेगा जो ट्रीज़ को काट कर रेलवे के लिए स्लीपर्स बनाएंगे और लॉग्स जो होते हैं लकड़ियों के उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब स्लीपर क्या होता है, अ क्वेश्चन अराइजेज। जो हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स लगे रहते हैं उस पे रेलवे ट्रैक पे, उन्हें स्लीपर्स कहते हैं। कॉलोनियल ऑफिशियल्स जो थे वो एक सोल्यूशन के साथ खड़े हुए। अब कुछ ने प्रॉब्लम्स बताई तो कुछ जो थे एकदम लो हमारे पास सोल्यूशन है, ऐसे करके खड़े रहे। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो झुम कल्टीवेटर्स को छोटे छोटे लैंड दे देंगे फॉरेस्ट में और उनको अलाउ कर देंगे कि तुम इस पे कल्टीवेट करो
और किस कंडीशन पे कि जो रहेंगे उन विलेजेस में उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनको लेबरिंग करनी पड़ेगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, और फॉरेस्ट की देखभाल करनी पड़ेगी। बहुत से जो रीजन्स थे उसमें क्या हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट विलेजेस को एस्टैब्लिश किया, ताकि क्यों किया, कोई फ़ायदा हो रहा था ब्रिटिशर्स को? जी हाँ, हो रहा था। क्या? ताकि वो इंश्योर कर सके कि चीप लेबर की रेगुलर सप्लाई हो रही है। चीप लेबर क्यों? क्योंकि अब उन्होंने झूम कल्टीवेशन करने की इजाज़त दे दी। अब वो लोग हाई प्राइस बोलेंगे कि नहीं, जो ट्राइब्स हैं वो बोलेंगे नहीं, हम इतने कम में काम नहीं करेंगे। तो ये जो ब्रिटिशर्स है ये भी तो धमकी दे सकते कि भाई तुम नहीं करोगे, छोड़ दो विलेज, तुम छोड़ दो फॉरेस्ट, तो इनको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इनको चीप लेबर भी प्रोवाइड हो रहा था, तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। अब इन कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स ने रिएक्ट किया। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, डिसोबे करना शुरू कर दिया नए लॉज में। नए रूल्स में क्या था कि जो ट्राइबल्स है बिना ब्रिटिश के इजाज़त के नहीं घुस सकते फॉरेस्ट में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉरेस्ट नहीं कर सकते, फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं ले सकते। लेकिन ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो अपना गुस्सा दिखाने के लिए, अपना जो वो रिबेलियन कर रहे थे, जो वो रिवॉल्ट कर रहे थे, वो दिखाने के लिए उन्होंने ये सारी प्रैक्टिसेस जिनको इलीगल डिक्लेयर किया गया था वो कंटिन्यू करते थे। और इसकी वजह से बहुत टाइम्स पर क्या हुआ, बहुत समय ऐसा आया जब ओपन रिबेलियन किया गया। एक वैसा रिवॉल्ट था सोंग्रम संगमा का, जो 1906 में असम में हुआ था, और फॉरेस्ट सत्याग्रह जो 1930s में सेंट्रल प्रोविंसेस में हुआ था। द प्रॉब्लम विथ ट्रेड। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स थे उन्होंने फॉरेस्ट में जाना कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा जाने लगे वो लोग फॉरेस्ट्स में। अब वो क्या चाहते थे कि उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदना होता था। वो ट्राइब्स को कैश लोन्स ऑफर करते थे और कहते थे कि तुम लोग वेजेस पे वर्क करना शुरू कर दो। जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको ये टाइम लग गया समझने में कि इसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस है, जो कुछ भी हो रहा है इसके कितनी कॉन्सिक्वेंसेस, कितनी परेशानियां, कितनी दिक्कतें हैं, ये सब वो नहीं समझ पा रहे थे। उनको थोड़ा टाइम लग गया समझने में। अब हम कंसिडर करें एक केस सिल्क ग्रोवर्स का। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, इंडियन सिल्क का डिमांड बहुत ज़्यादा था यूरोपियन मार्केट्स में। तो जो फाइन क्वालिटी होती थी इंडियन सिल्क की वो बहुत ही ज़्यादा हाईली वैल्यूड होती थी, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी। और जो एक्सपोर्ट्स होते थे इंडिया से वो भी रैपिडली इनक्रीज़ हो गए। जैसे जैसे मार्केट एक्सपैंड करता गया वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या ट्राई किया, उन्होंने एनकरेज करना शुरू कर दिया प्रोडक्शन जो था सिल्क का, ताकि जो ग्रोइंग डिमांड है ये सिल्क की वो पूरी हो सके। हजारीबाग जो आज के टाइम पे झारखंड में है वो एक एरिया था जहाँ पे सांथाल्स ग्रुप ऑफ ट्राइब रहता था। एक ट्राइबल ग्रुप था सांथाल्स, वो ककून से रियर करते थे। तो ट्रेडर्स जो थे जो सिल्क के साथ डील करते थे अपने एजेंट्स को भेजते थे कहाँ पे, फॉरेस्ट्स में लोन देते थे। वो जो एजेंट्स होते हैं देते तो ट्रेडर्स ही थे पर उनके एजेंट्स बात पहुँचाते थे, कह सकते हैं कि मैसेंजर जैसे होता है, तो वो एक मैसेंजर ही थे। तो वो लोन्स देते थे ट्राइबल पीपल को और ककून्स कलेक्ट करते थे। ग्रोअर्स जो होते थे, जैसे ये सांताल ग्रुप वहाँ पे ग्रोअर था, तो उनको केवल 3 से 4 रुपए मिलते थे थाउजेंड्स ऑफ ककून के। और फिर जब ये एक्सपोर्ट किया जाता था तो एक्सपोर्टर्स को जब एक्सपोर्ट होता था बुर्दवान या फिर गया में, तो वहाँ पे क्या होता था 5 गुना दाम पे बेचा जाता था। जैसे मान लो कि 3 रुपए में ग्रोअर्स से खरीदा, तो फिर जब ये लोग बेचते थे तो 5 गुना दाम लेते थे उसका। फिर जो मिडिल मैन होता है, मिडिल मैन मतलब एक्सपोर्टर्स हो गए और एक ग्रोअर्स हो गए, तो उनके बीच का जो हिस्सा है, उनके बीच का जो पार्ट है, जैसे कि होल सेलर्स हैं और ये जो हम लोग कस्टमर्स हैं, उनके बीच में रिटेलर्स होते हैं ना, वैसे इसमें ये जो मिडिल मैन होते थे ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट्स जो होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अटेन करते थे, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। और सिल्क ग्रोअर्स जो होते थे उनको बहुत कम पैसे मिलते थे, वो बहुत कम अर्न करते थे, उनको बहुत लॉस होता था। ये सब जब समझा ट्राइबल ग्रुप्स ने, उन्होंने देखा, तो वो कैसे देखने लगे मार्केट और ट्रेडर्स को एज एन एनिमी।
अब वो क्या सोचते थे, ये जो मार्केट और ट्रेडर्स है ना, ये हमारे एनिमीज हैं। तो उनके नज़र में ये जो ट्रेडर्स और मार्केट था, वो सब अब एनिमी बन चुका था, क्योंकि उनको बहुत लॉस हो रहा था। अब यहाँ पे 2 फोटोज़ दिए, उनको देख रहे थे। पहले इस वाली फ़ोटो को देखते। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं, जो गोदारा वुमेन है, जो इस ट्राइबल ग्रुप को बिलोंग करती हैं, वो इसमें वीविंग कर रही हैं। और इस वाली फ़ोटो में एक हजंग वुमेन है, वो एक मैट वीव कर रही है। अब ये जो वुमेन होती थी ना, इनके लिए ये नहीं था कि डोमेस्टिक वर्क सिर्फ घर तक सीमित था। जब ये काम पे भी जाती थी, जब इनको काम भी करना होता था, तो ये अपने बेबीज़ जो होते थे, इनके जो बच्चे होते थे, अगर छोटे हैं तो क्या करती थी, अपने जैसे इधर पे देखो, यहाँ पे अपने बेबी को किसी तरह बैक पे इन्होंने ऐसे लिया हुआ है, और जब अगर थोड़े बड़े होते थे तो अपने साथ फील्ड्स और फैक्ट्रीज में ले जाती थी। इसलिए इनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वर्क हो जाता था। द सर्च फॉर वर्क, जो ट्राइबल्स थे, उनको बहुत दूर दूर जाना पड़ता था काम ढूंढने के लिए अपने घर से। और ये तो और भी ज़्यादा वर्स था, बहुत ही ख़राब था, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहता था। बिकॉज उनका कल्चर, उनका सब कुछ अलग था, तो इतनी दूर जाते थे, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता था। उसके बाद लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो टी प्लांटेशंस हैं वो स्टार्ट होने लगी, और माइनिंग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गया। ट्राइबल्स जो थे, उनको क्या किया गया, भर्ती किया गया कहाँ पे, टी प्लांटेशंस जो असम में हैं, और जो कोल माइंस है झारखंड के, वहाँ पे उनको भर्ती कौन करता था, उनको रिक्रूट कौन करता था, कॉन्ट्रैक्टर्स करते थे। और कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते थे वो बहुत ही कम वेज देते थे इनको, और प्रिवेंट भी करते थे किस चीज़ से, किसी एनिमी से नहीं, ये प्रिवेंट करते थे इन्हें अपने घर जाने से, इन्हें अपने घर नहीं जाने देते थे। ट्राइबल्स से ओवर टाइम भी करा लेते थे, और प्लस वेजेस भी लो देते थे। अब यहाँ पे एक फ़ोटो दी हुई है, उसे एक बार देख लेते हैं। इसमें कोल माइनर्स हैं बिहार के, 1948 का है ये फ़ोटो, ठीक है। तो 1920s में क्या हुआ, 50% जो माइनर्स होते थे, जो माइंस में काम करने वाले होते थे, झरिया और रानीगंज कोल माइंस के, जो बिहार में था उस टाइम पे। अभी तो झरिया जो है वो झारखंड में है, धनबाद में, और रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, तो उस टाइम पे बिहार में था। तो 50% 1920s में ट्राइबल्स थे। 50% of the population which works for the mine, मतलब कहें तो आधी पॉपुलेशन इनकी थी। काम नहीं मिलता था इन्हें, क्योंकि देखो फॉरेस्ट में रहते थे, स्कूल्स में भी इनको, क्योंकि स्कूल्स में तो वैसे ही शार्प डिवीज़न चलता था, तो इनको कोई स्कूल्स में पढ़ाता नहीं था, प्लस ये एजुकेटेड नहीं थे, तो इनको कोल माइंस में किसी तरह वर्क मिल जाता था। तो बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग कोल माइंस में या फिर टी प्लांटेशंस में काम करते थे ना, तो इसमें 50% लोग कौन थे, 50% थे ट्राइबल्स। अब माइंस तो बहुत डीप होती हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा डीप जाके, बहुत ज़्यादा गहराई में जाके काम करना पड़ता था, जो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता था वहाँ पे, और बहुत सफोकेटिंग होता था माइंस। क्योंकि देखो ऊपर तो हमें एटमॉस्फेयर अच्छे से है, हमें हवा अच्छे से मिल रही है, अब यही ज़मीन के अंदर नहीं मिलेगी ना, तो सफोकेटिंग होता था। ये जो माइंस होते थे, ये केवल ये बहुत डेंजरस ही नहीं होते थे, बल्कि ये सच में किलिंग होते थे, ये सच में जानलेवा होते थे। 1920s में 2000 से ज़्यादा लोग जो वर्कर्स थे माइंस के, कोल माइंस के, वो हर साल 2000 मरते थे इंडिया में। तो बहुत ही बड़ा नंबर था, और ज़्यादातर ट्राइबल्स होते थे। यहाँ पे हो जाता है हमारा पार्ट 2 कंप्लीट। मैं पार्ट 3 की वीडियो बहुत जल्दी बनाऊँगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।